नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि की गरिमा न्याय से है। आम जनमानस को त्वरित एवं सस्ता न्याय मिले, यह न्याय प्रणाली के समक्ष हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं। अस्थाई लोक अदालत का नाम आप सुनते होंगे, लेकिन अस्थाई लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी हम सभी को नहीं रहती है। तो उस दिशा में त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने की जो मंशा हमारे संविधान की है या न्यायालयों की है, उस मंशा को फलीभूत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम अस्थाई लोक अदालत है। तो इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं इस समय अस्थाई लोक अदालत गोरखपुर के चेयरमैन श्री गिरिजेश पांडे जी, SJS आप हैं। और आप चूँकि अस्थाई लोक अदालत का प्रभार आपके पास है, तो आप उसके विशेषज्ञ हुए और विशेषज्ञता के नाते आप जो जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे वो ऑथेंटिक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। तो सबसे पहले पांडे जी, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमारा सवाल आपसे शुरू हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अस्थाई लोक अदालत की जो परिकल्पना है, आखिर इसके पीछे जो मंशा संविधान की रही है या हमारे न्यायालयों की रही है, सरकार की रही है, तो ये क्या रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? लोक अदालत या अस्थाई लोक अदालत, ये सभी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, यानी सामान्य न्यायालयों में जो लंबित मुकदमे हैं, उन मुकदमों में देरी से जो निस्तारण हो रहा है उसे कम करने के लिए एक अलग से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक कंसेप्ट है। हमारे संविधान में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर न्याय से वंचित न हो सके, और इसी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए समय समय पर तमाम सारे प्रयत्न किए जाते रहे। 4.5 करोड़ के करीब मुकदमे जो लंबित हैं, यह एक अपने में भयावह स्थिति पूरे देश के सामने है। बिल्कुल। चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर हों, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर हों, चाहे वो जिला अदालतों के सामने हों। बिल्कुल। और जब तक एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई फोरम हमारे सामने नहीं होगा, यह स्थिति और भयावह होती चली जाएगी और इसका कोई निराकरण संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक कंसेप्ट है, उसी का एक भाग लोक अदालतों के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, अस्थाई लोक अदालत, चूँकि एक सवाल भी मेरा है कि अस्थाई लोक अदालत और लोक अदालत, तो चूँकि ये विषय आ गया पहले, तो मैं इसको पहले ही जान लेना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा दर्शक जो है लगातार अस्थाई लोक अदालत, तो लोक अदालत तो तमाम जगहों पर सुनने को आता है, लेकिन अस्थाई लोक अदालत जब आता है तो एक सामान्य आदमी उसको भी लोक अदालत समझ लेता है। तो अस्थाई लोक अदालत और लोक अदालत में क्या अंतर है सर, इसको भी डिफाइन करने की कृपा करें। लोक अदालत और अस्थाई लोक अदालत ये दोनों ही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत कार्य करती हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत मुकदमों के निस्तारण की एक प्रक्रिया दी गई है। अस्थाई लोक अदालत का कंसेप्ट 2002 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसमें सेक्शन 22B के तहत इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अस्थाई लोक अदालत एक परमानेंट बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 2 उसके सदस्य होते हैं। बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय दिया जाता है। अस्थाई लोक अदालत यह प्रतिदिन कार्य करती है और सामान्य अदालत की तरह ही इसके बैठने का स्थान एक नियत होता है। जो अंतर है मुख्यतया वो ये है कि अस्थाई लोक अदालत यह शुरू में कंसिलिएटरी बॉडी के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल। और कंसिलिएटरी का तात्पर्य मैं और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक पक्ष के द्वारा बिना किसी कोर्ट फीस के
अपने मामले में अपने ग्रीवांस को न्यायालय के समक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत करने पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी की जाती है। दूसरे पक्ष के आने के बाद उनसे के साथ एक कंसिलिएशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पॉइंट्स जो सेटलमेंट के हैं उसे तय किए जाते हैं और पूरा प्रयत्न यह किया जाता है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर उभय पक्षों के बीच जो वास्तविक विवाद है उनका निस्तारण हो सके। बिल्कुल। जो सबसे अहम बात इस अदालत के साथ है वो ये है कि जिस क्षण कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग फेल हो जाती है वहीं से इस न्यायालय को एडजुडिकेटरी पावर तुरंत ही मिल जाते हैं और एडजुडिकेटरी बॉडी के रूप में सारे अख्तियारात इस न्यायालय को दीवानी न्यायालय के हासिल हो जाते हैं और उन्हें गुण दोष के आधार पर निस्तारण करने का अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल। पांडे जी, एक चीज़ और मैं इसी स्तर पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सामान्यतया सामान्य लोग भी यह महसूस करते हैं कि विधि की दुरूह प्रक्रियाओं की वजह से ही बहुत सारे मुकदमे आज लंबित हैं और भी कारण इसके हैं, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारे प्रक्रिया की जटिलता है वह जटिलता भी इसका एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रक्रिया की जटिलताओं को हम ध्यान में नहीं रखते हैं या केवल वही हम विधि के प्राविधान सामने रखते हैं, जैसे एविडेंस एक्ट पूरा का पूरा हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी है बिल्कुल। और उसकी जेन्युइननेस कहीं से डाउटफुल नहीं है तो उसे सिद्ध करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रक्रिया दी हुई है उसका पूर्णतया पालन यहाँ आवश्यक नहीं होता है। साक्ष्य हम शपथ पत्र पर और प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से लेते हैं और उनके त्वरित निस्तारण का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। मतलब उस प्रक्रिया को सरलीकरण उनका करते हुए, सरलीकरण है, मतलब जिरह पर जिरह लगातार जो है कई दिनों तक इस तरह की कोई ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात और मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि आज की तिथि में प्रत्येक माह 10 से 15 मुकदमे इस न्यायालय के द्वारा निस्तारित किए जा रहे हैं और 20 से 25 मुकदमे प्रति माह यहाँ दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है पांडे जी। हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से मामले अस्थाई लोक अदालत के अंतर्गत दाखिल किए जा सकते हैं? अस्थाई लोक अदालत के बारे में धारा 22A लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यह प्राविधित करता है कि परमानेंट लोक अदालत यानी अस्थाई लोक अदालत के समक्ष पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इन मामलों में होगा। 8 वो हमारे हेड्स हैं जो कि उद्धृत किए गए हैं। हाँ बिल्कुल हमारे दर्शकों को बता दें सर। एक तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में जो भी वाद आएंगे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के उनका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को 1 करोड़ तक के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तक का है। अच्छा। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज के बारे में जो कोई भी वाद या विवाद उत्पन्न होता है उसका क्षेत्राधिकार इस अस्थाई लोक अदालत को है। सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट और वाटर, ये सारे जो पब्लिक से संबंधित मामले हैं इनका भी क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन के मामले में भी जो कुछ भी किसी व्यक्ति को कोई ग्रीवांस है उसके संबंध में यहाँ वाद दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल। एक उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा। अभी हाल ही में शहर के एक बाज़ार में कूड़े का काफ़ी ढेर पड़ा रहता था। वहाँ के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, इस पर संबंधित विभाग से आख्या मांगी गई और अंततः इस संबंध में आदेश पारित किया गया कि यह डंपिंग ग्राउंड नहीं है और इसलिए बीच सड़क में कूड़े को गिरा देना, इससे जनमानस प्रभावित हो रहा है, सफाई जो है वो प्रभावित हो रही है और उसे हटाने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में आज वहाँ से वो कूड़ा हट गया है और स्पष्ट रूपेण उसे चिन्हित करते हुए नगरपालिका द्वारा एक बोर्ड लगा दिया गया है कि यह डंपिंग ग्राउंड नहीं है, यहाँ किसी भी तरह के कूड़े का गिराया जाना जो है वो अनुचित है। बहुत ही बेहतर जो है। इसके लिए जब कभी जनहित मामलों को लेकर के लोग उच्च न्यायालय में जाते थे, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर
उसको किसी भी तरह का ऐसा लगता है कि पैसा देने के बाद भी उसकी उचित रूप से दवा नहीं हुई, या दवा के क्रम में, उसके चिकित्सा के क्रम में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हुई, उसको कहीं डॉक्टर से यह लगता है कि नेग्लिजेंटली उसको डील किया गया, ऐसे अख्तियारात भी इस न्यायालय को हैं कि उन प्रकरण को भी देखें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मामले में भी और रियल एस्टेट के मामले में भी अभी नए संशोधन के द्वारा इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया। पांडे जी, अभी तक तो हम जाने कि कौन कौन से मामले इसके अंतर्गत जो है दाखिल किए जा सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति इसके लिए कौन पात्र हो सकता है जो आपके इस अस्थाई लोक अदालत में अपने मामले को यहाँ पर दाखिल करे। अस्थाई लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति जो इस जनपद का, जहां उसका क्षेत्राधिकार, इस जनपद के मामलों का क्षेत्राधिकार यहाँ प्राप्त है, प्रत्येक जिलों में जो इस तरह की अदालतें हैं उस संबंधित जिले के लिए वो क्षेत्राधिकार उस न्यायालय को प्राप्त होता है बिना किसी कोर्ट फीस के। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक पैसे का भी कोई न तो स्टैंप लगना है, न ही कोर्ट फीस लगना है। पूरी सुनवाई के दौरान किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई भी टिकट नहीं लगना है और इसमें बिना किसी पैसे के न्याय निर्णय की यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। अस्थाई लोक अदालत के निर्णय की जो वैधानिकता है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्थाई लोक अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय ठीक उसी तरह से उसकी वैल्यू है जैसे सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय है। ऐसा निर्णय जिसके खिलाफ न तो यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई अपील हो सकती है और न ही वाद के लंबन के दौरान किसी भी तरह का कोई रिवीजन इस आदेश में प्रकीर्ण आदेशों के विरुद्ध होता है। अंतिम निर्णय के विरुद्ध केवल माननीय उच्च न्यायालय में रिट जुरिस्डिक्शन में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। मतलब रिट का इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध केवल रिट लाई करती है माननीय उच्च न्यायालय में। पांडे जी, अस्थाई लोक अदालत के निर्णय का अनुपालन यदि नहीं होता है तो उसके निष्पादन का अधिकार, निष्पादन की जो प्रक्रिया विहित की गई है एक्ट में वो इस तरह है कि यहाँ के निर्णय के विरुद्ध निष्पादन के जो प्रार्थना पत्र आते हैं उन प्रार्थना पत्रों को जनपद न्यायाधीश के यहाँ प्रेषित कर दिया जाता है और जनपद न्यायाधीश यह मानते हुए कि यह निर्णय दीवानी न्यायालय के अधिकारिता के न्यायालय के द्वारा दिया गया है, सक्षम न्यायालय में उसको अनुपालन के लिए प्रेषित कर देते हैं जहां से सीधे उसका एग्जीक्यूशन होता है। यानी अगर उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीज़न का है या सिविल जज जूनियर डिवीज़न का है तो उन न्यायालयों को वह निष्पादन प्रार्थना पत्र सीधे भेज दिए जाते हैं और उनमें और कोई कार्यवाही नहीं होनी होती है। केवल और केवल निष्पादन की कार्यवाही उसी स्तर से उस निर्णय को दीवानी न्यायालय का निर्णय मानते हुए वहाँ से आगे उसकी कार्यवाही की जाती है। अधिनियम की वैधानिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब व्यवस्था बनाई गई कि अस्थाई लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान न्याय प्रदान किया जाएगा, ऐसे में यदि अस्थाई लोक अदालत को स्वयं के उसके निर्णय के निष्पादन का भी अधिकार मिला होता तो शायद बाध्यकारी ज़्यादा लाभान्वित होते। हम अगला सवाल ये जानना चाहते हैं कि जब दीवानी न्यायालय से संबंध किया गया इसके निष्पादन को, तो क्या कोई व्यक्ति अगर दीवानी न्यायालय में कोई बात दाखिल किया है या किसी अन्य न्यायालय में बात दाखिल किया गया है और पक्षकार चाहते हैं कि उस वाद को हम अस्थाई लोक अदालत के माध्यम से निर्णित करावें, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया विहित है? नहीं। यदि वाद दीवानी न्यायालय में चल रहा है या दीवानी न्यायालय से निर्णित हो चुका है तो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार वहाँ उन मामलों में नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जैसे लोक अदालत की जो व्यवस्था है, लोक अदालत में जो मामले उस न्यायालय में पहले से दाखिल हैं उन्हीं मामलों को लोक न्यायालय, चूँकि विशेष दिन वो न्यायालय निर्धारित होती है और उसमें वो मामले ले करके उसे आपसी सहमति के आधार पर निपटा दिए जाते हैं। जो सामान्य रूप से लोक अदालत का जो कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है वो ये है कि दीवानी न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं
उन मुकदमों में अगर न्यायालय यह पाती है कि इनमें एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल, तो वह मुकदमे भेज दिए जाते हैं लोक अदालत में। लोक अदालत, और लोक अदालत एक निश्चित तिथि को रह करके और लगातार सुनवाई भी होती रहती है उनमें अलग से, जो कि अस्थायी लोक अदालत का भाग नहीं होता है। वहाँ पर अगर यह पाया जाता है कि उन मामलों में एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है और कॉम्प्रोमाइज़ संभव है, तो इसकी एक रिपोर्ट बना करके संबंधित न्यायालय में भेज दी जाती है और उसके आधार पर उन न्यायालयों में सुलह समझौते के आधार पर मामले निस्तारित हो जाते हैं। लेकिन वह निर्णय या वह जो लोक अदालत की प्रक्रिया है वह सेक्शन 21 के तहत होते हैं, और यह अस्थायी लोक अदालत सेक्शन 22B के तहत यह एक कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट है, जिसकी परिकल्पना ही बिल्कुल उनसे अलग है। पंडित जी, अगर कोई पक्षकार किसी मामले का निस्तारण किसी भी कोर्ट में जाने से पूर्व कर देते हैं, मामला किसी न्यायालय में दाखिल नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो सहमति से उन लोगों ने जो निर्णय लिया है उसको अस्थायी लोक अदालत के निर्णय का अधिकार मिल जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं, पूर्व में निर्णीत किसी भी मामले में जो तथ्य हैं उनके बारे में केवल और केवल यह कहते हुए कि यह निर्णय हो चुका है, इसको एक आप सील लगा दें अस्थायी लोक अदालत का, यह तो संभव नहीं होगा। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष लंबित किसी प्रकरण में पक्षकारों को मूल रूप से प्राथमिकता के आधार पर सुलह समझौते के ही द्वारा निर्णय करने के लिए प्रेरित किया जाता है और पूर्ण प्रयत्न किया जाता है। यानी प्राथमिक स्तर पर उन्हें ये प्रेरित किया जाता है कि आप सुलह समझौते के आधार पर ही इस मुकदमे का निर्णय कराएं, और पूर्ण प्रयत्न किया जाता है जिसमें कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सबके द्वारा कोशिश करके उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाता है। पंडित जी, जब इतनी बृहद व्यवस्था कानून के द्वारा की गई है कि लोगों को, आम जनमानस को बेहतर न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, तो इसके लिए आपके स्तर से ग्रामीण स्तर पर कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा समय समय पर इस पर निर्देश दिए जाते रहे हैं, और जिनके परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन विभिन्न गांवों में, तहसीलों में और जिले स्तर पर भी विभिन्न स्थलों पर किया जाता रहा है, जिनमें मेरे द्वारा भी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी इस तरह के मामलों में जानकारी जनमानस को दी जाती रही है। और यह पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि जनमानस को इस विधि की स्थिति के बारे में जागृत किया जा सके, जिससे अधिकाधिक मामलों में जनता इस न्यायालय का और इस तरह के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सके। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 क में ये व्यवस्था है, निर्देश है कि राज्य सुनिश्चित करे कि विधि तंत्र समानता के आधार पर, समान अवसर के आधार पर लोगों के साथ बेहतर न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करें, त्वरित न्याय और सस्ता न्याय प्रदान करें। ये संविधान की मंशा है। तो क्या इस मंशा को फलीभूत कर रहा है अस्थायी लोक अदालत? इसमें कोई संशय नहीं है कि उसी मंशा को प्राप्त करने के लिए, उसी माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए संविधान के द्वारा और राज्यों के द्वारा जो एक परिकल्पना थी, उसे मूर्त रूप में इन न्यायालयों के गठन से और इन न्यायालयों में जो कार्य हो रहे हैं उसके द्वारा हम उस अभीष्ट को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और सतत प्रयत्न इसमें जारी रहेगा। निसंदेह वह दिन दूर नहीं है जबकि हम यह नहीं कहने की स्थिति में होंगे कि अमुक व्यक्ति मात्र न्यायालय में पैसे की वजह से, कोर्ट फीस की वजह से, वकील उपलब्ध ना होने की वजह से या विधि की दुरूहताओं की वजह से वह न्याय से वंचित रह पाया है। बिल्कुल। इस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए हम सभी सतत प्रयत्नशील हैं। यानी किसी निर्योग्यता की वजह से अगर कोई व्यक्ति न्याय से वंचित हो जा रहा था तो वो अब इस स्थिति में नहीं होगा, और यह एक वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी।
अस्थाई लोक अदालत सतत प्रयत्नशील है इस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए। पांडे जी, हमने तमाम सारे सवाल आपसे किए हैं और आपने उसका उत्तर भी दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा तमाम, चूँकि आप विशेषज्ञ हैं, हम हो सकता है वहाँ तक ना पहुँच पाए हों, तो हमारे दर्शकों को आप एक संदेश देना अस्थाई लोक अदालत के बारे में क्या कहेंगे सर? अस्थाई लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात को सरलता से, सुलभता से न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। धारा 22A के अंतर्गत जो भी हमारे बेस पॉइंट्स हैं, यानी जहां हमारा क्षेत्राधिकार जाता है, उन बिंदुओं पर जब आप किसी मामले को लेकर आते हैं, बिना किसी कोर्ट फीस के, बिना किसी विधि के कॉम्प्लिकेशन के, आपके उस प्रार्थना पत्र को दर्ज करके विरोधी पक्ष को नोटिस जारी की जाती है। और वार्ता के क्रम में जब हम यह प्रयत्न करते हैं कि दूसरे की सीमाओं को उसे बता दिया जाए, उसी स्तर पर मैंने यह महसूस किया कि बहुत सारे मामले निर्णीत हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मामले में एक व्यक्ति ट्रेन का टिकट लिया। ट्रेन का टिकट लेने के बाद वह व्यक्ति आगे ट्रेन में चला, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जो उसने टिकट लिया था, उस टिकट में जो इंश्योरेंस का पैसा था, 98 पैसा इंश्योरेंस का भी उसने उसमें दिया था, रिजर्वेशन चार्जेस के साथ। उस रिजर्वेशन के रूप में जो इंश्योरेंस का पैसा कटा था, उसे यह मानते हुए कि यह इंश्योरेंस सेक्टर का केस है, इस मामले में नोटिस जारी की गई और संबंधित प्रशासन ने जो भी उसका इंश्योरेंस का पैसा था 10 लाख रुपया, केवल 1 या 2 तारीखों को नोटिस देने के बाद ही भुगतान कर दिया गया। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे मुकदमे अगर सामान्य रूप से दीवानी न्यायालयों में गए होते तो विधि की दुरूह प्रक्रियाओं के अनुसरण में काफ़ी समय व्यतीत हुआ होता और हम सीधे सीधे उससे सुलह की वार्ता भी वहाँ कर सकने में न तो न्यायालय के पास समय होता है और न ही लोग इसमें यूज्ड टू होते हैं। इसलिए अस्थाई लोक अदालत यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सुलभता से सारी चीज़ों को व्यक्ति अपने रख सकता है और यह न्यायालय भी बिना विधि की दुरूह प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए सीधे पहले सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करती है। तत्पश्चात यदि संभव नहीं हुआ तो फिर उसे विधि के प्राविधानों के अंतर्गत उनके निस्तारण को सुनिश्चित किया जाता है। दर्शकों, आपको विधि की दुरूह प्रक्रियाओं से बचने का बेहतर तरीका पांडे जी ने बता दिया और वह बेहतर माध्यम है अस्थाई लोक अदालत। तमाम सारे तनावों के साथ जीवन बिताना, विवादों के साथ जीवन बिताना, तमाम सारे पैसे खर्च करना, इन सभी से मुक्ति का एक बेहतर माध्यम अस्थाई लोक अदालत है। निश्चित रूप से आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में समझ में आ गया होगा और आप इसका उपयोग भी करेंगे। पांडे जी, आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।